আই উইল সে কি আপ সব লোক সবাই মিলে এই ফেস্টিভ্যালটাকে আপনারা এনকারেজ করুন, এটাকে ব্যাক করুন। কেননা পথ স্কিলস, পথে যে আর্টগুলো হয়, দ্য হোয়াট উই কল দি স্ট্রিট থিয়েটার, স্ট্রিট আর্ট, ট্রেডিশনাল আর্ট, ফোক আর্ট, এইগুলো আমাদের সমাজের অঙ্গ। দিস আর দ্য হোয়াট ইউ কল ইন্ডিসপেন্সিবল ফর্মস ক্রিয়েটেড বাই আওয়ার পিপল। এগুলো কোনো ওপর থেকে আনা, বিদেশ থেকে আসা কোনো আর্ট ফর্মস নয়, এগুলো আমাদের সমাজ থেকে বেরিয়েছে, গ্রাম থেকে শহর থেকে বেরোনো আর্ট ফর্ম। এগুলোকে হাজার হাজার বছর ধরে, শয়েক শয়েক বছর ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে পিপল অফ ইন্ডিয়া, পিপল অফ आर सोसाइटी। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व दीज आर्ट्स। ये आर्ट कभी मर ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे लोग, आप जैसे लोग इस तरह की आर्ट को देखें। इसे कहीं ना कहीं आपका सहारा चाहिए, आपके दर्शक के रूप में सहारा चाहिए। आप भले ही पैसे से कोई मदद ना करें, लेकिन दर्शक के रूप में आप उन्हें सहारा दें, क्योंकि आर्ट तभी ज़िंदा रह सकता है जब उसे दर्शक मिलेगा। दर्शक नहीं होगा तो आर्ट नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। और स्ट्रीट आर्ट, फोक आर्ट, ट्रेडिशनल आर्ट, इसको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आर्ट को महत्व मत दीजिए, जो समाज से उभरे हुए आर्ट है उसको एनकरेज कीजिए। बिल्कुल जोड़ा, लेकिन 2 सालों से इन चीज़ों को काफ़ी मिस किया। थिएटर की बातें करें, स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल की बातें करें, मूवीज़ की बातें करें, तो इनका फिर से आना, सब कुछ धीरे धीरे करके ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ कहेंगे सर? जी बिल्कुल, इसी बात में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो आर्ट समाज से निकलता है ना, वो समाज का प्रतीक होता है। समाज का प्रतीक मतलब क्या? हम समाज में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे की बातचीत सुनते हैं, गम सुख शेयर करते हैं, इसको कहते हैं समाज। और जो समाज से निकला हुआ आर्ट है, जिसे परफॉर्मिंग आर्ट्स कहते हैं, वो भी ऐसा ही है। वो एक दूसरे के साथ शेयर करना होता है। मैं स्टेज से कुछ कहता हूँ, आप दर्शक के रूप में सुनते हैं, आप दर्शक के रूप में कुछ कहते हैं, मैं स्टेज से उसका जवाब देता हूँ। मैं सड़क से कुछ कहता हूँ, आप मुझे कुछ कहते हैं, तो ये जो आदान प्रदान है वही परफॉर्मिंग आर्ट्स है। तो स्ट्रीट आर्ट जो है, जिसे मैं फोक आर्ट कहता हूँ, जिसे मैं ट्रेडिशनल आर्ट कहता हूँ, उसका काम है समाज को जागृत रखना, समाज के साथ खुद कदम से कदम मिलाकर चलना। तो इस पैंडेमिक के बाद, इस तमाम तरह की विषमताओं के बाद, तमाम तरह के प्रॉब्लम्स के बाद, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक आर्ट को एक प्राधान्य, आर्ट नहीं कहूँगा, एंटरटेनमेंट को प्राधान्य मिल रहा है, बहुत ज़रूरी है कि अगर आप समाज को बचाना चाहते हैं तो समाज से निकली हुई आर्ट को बचाइए। सर, थिएटर की अगर हम बातें करें, आप थिएटर से भी जुड़े रहे हैं, जुड़े हैं, तो कहना चाहेंगे अभी फ़िलहाल क्या माहौल रहने वाला है? सब कुछ नॉर्मल होने के बाद कितना वक्त और लग जाएगा? क्योंकि थिएटर में लोग आना शुरू हुए थे, धीरे धीरे चेंजेस हुए, शुरू हुई थी, अब क्या लग रहा है सर? क्या मैं अभी यहाँ कलकत्ते आया हूँ, पृथ्वी थिएटर मुंबई में 7 बैक टू बैक शोज़ करके, 2 अलग अलग नाटकों के 4 अलग अलग किरदार, हाउसफुल रहे हैं 7 के 7 शोज़। यानी कि जो लोग देखना चाहते हैं वो तो तत्पर हैं देखने के लिए, पहुंचने के लिए। जो लोग कट चुके हैं इन चीज़ों से, उनको फिर से तत्पर होना पड़ेगा। और जो लोग इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है, जो पूरी तरह से रील्स में और नेटफ्लिक्स में और तरह तरह के गेम्स और वीडियो के इन पहलुओं में घुस चुके हैं, जो वाकिफ़ नहीं है कि परफॉर्मिंग आर्ट होता क्या है और वो ज़िंदगी को कैसे संवारता है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन तक ये वार्ता पहुँचाएँ और उन्हें अपनी थिएटर तक, अपने स्पेसेस तक खींच के लाए और उनको सम्मोहित करें अपनी कला से। तब वो भूल जाएंगे जो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या अपने वीडियोज़ में, फ़ोन्स में जो दिखते हैं, उसकी अहमियत को वो समझ पाएंगे और परफॉर्मिंग आर्ट्स की अहमियत को समझ पाएंगे जब उन दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे। एक पूरी तरह से नकली, कृत्रिम, एक पूरी तरह से एडिटेड, पूरी तरह से फिल्टर्ड, पूरी तरह से एक प्रोजेक्टेड नकली अनओरिजिनल चीज़ है 30 सेकंड का, 1 मिनट का, और एक जीवंत, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने वाली, आपके दिल को छूने वाली और दिमाग को झकझोरने वाली कला। दोनों में फ़र्क आप खुद समझ जाएंगे। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने कहा कि 7 बैक टू बैक आपने चेंज में आपने अभी मुंबई में करके आए हैं, तो एक अच्छे कलाकार की क्या पहचान होती है, एक थिएटर आर्टिस्ट की क्या पहचान? थिएटर आर्टिस्ट के बारे में कहा जाता है, और ये कुछ महान लोगों ने कहा है, कि एक थिएटर आर्टिस्ट एक समाज का कॉन्शियस होता है, उसकी अंतरात्मा होता है। और थिएटर जो है, या थिएटर दूसरे कला के साथ साथ, वो एक समाज का सोल, उसकी आत्मा होती है। तो कला अगर आत्मा है तो कलाकार जो है उस अंतरात्मा है। तो कलाकार की आवाज़ से, थिएटर में कलाकार की आवाज़ और शरीर से वो कला निकलती है, यानी आत्मा निकलती है, और लोगों की आत्मा तक वो पहुंचती है। तो कलाकार जो है, ये थिएटर में ख़ास करके, उसकी अदाकारी और उसका जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ एक एक्टर के रूप में, बल्कि जो बातें वो थिएटर के ज़रिए कह रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मीडियम्स आप देखेंगे वो ज़्यादातर मार्केट द्वारा कंट्रोल होते हैं, वो बाज़ार जो उसमें हावी रहता है, लेकिन थिएटर में बाज़ार उतना हावी नहीं होता है। थिएटर में हमेशा
हमेशा अंतरात्मा हावी होता है। आप सटीक बात, अच्छी बात, समाज की बात, बड़े बड़े सवाल लोगों के सामने रखते हैं और लोग उससे आइडेंटिफाई करते हैं और उसके साथ जुड़ते हैं, तब जाके लोगों के अंदर भी चेतना भरती है और कलाकार तो चेतनाशील होता ही है या होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा जोएदा, जैसे कि आपके साथ ऑफ एयर थोड़ी देर पहले बातें हुई थी, कोलकाता में इस वक्त है करीब करीब 6 से 8 घंटे, अभी आपने डबिंग करी है। जी, जी। डबिंग के बाद आप यहाँ इतनी एनर्जी सर कहाँ से लाते हैं? देखिए, ये कुछ चीज़ें तो आपकी कुदरती होती है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, और कुछ चीज़ें आपके एटीट्यूड से निकलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक बार मैं एक शो कर रहा था, बॉलीवुड का शो था, बहुत बड़ा म्यूज़िकल था, जिसकी ड्रेस रिहर्सल के दिन मैं ऊपर से बहुत 12 फुट ऊपर से गिर गया और नीचे लाइट स्टैंड में गिरा, मेरा पैर पूरा फट गया था। उस रात को ब्रीच कैंडी में मेरा ऑपरेशन हुआ। लोगों ने मेरा रिप्लेसमेंट ढूंढना शुरू किया। अगले दिन शो था, बड़े बड़े दिग्गज आ रहे थे बॉलीवुड के, लेकिन वो शो मैं नहीं किया। मैं वहाँ क्रच में पहुँचा और मैंने पूरा शो किया। लोगों ने, डॉक्टर ने भी कहा ये गलत है, आपके स्टिच जो है फट जाएगा, अगले दिन हम कर रहे हो। लेकिन अंदर एक आवाज़ थी जो था, मैं ये पूरे शो को इस तरह से लेट डाउन नहीं कर सकता सिर्फ अपने लिए। तो मैंने एक पैर में पूरा शो किया और उसके अगले दिन मैंने फ़्लाइट पकड़ा और फ्लाइट पकड़ कर मैं कलकत्ता आया 2 फिल्मों की शूटिंग करने के लिए, और मैंने वो भी किया और आज मैं आप ही के सामने हूँ, खड़ा हूँ, सब कुछ हूँ। तो एक एटीट्यूड भी होता है जिसके अंदर आपके अपने ऊपर भरोसा होता है, और जिन चीज़ों को आप कर रहे हैं उस पर आपका कहीं एक फेथ, एक भरोसा होता है कि नहीं, ये भी गुजर जाएगा और अच्छे दिन आएंगे, और सही में आएंगे, सही मायने में आएंगे। तो उसके चलते जो है मैं अपनी एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करता हूँ, शायद वहीं से एनर्जी आती है। क्या बात है जोएदा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत ही प्यारे प्यारे हमारे करीबी टैलेंट हैं, जिनसे हमने काफ़ी कुछ सीखा है, उनको हमने खोया है। अगर हम लास्ट संडे की बात करें, लता जी को हमने खोया, और आज एक और दुख की खबर आई कि हमने बापी दा को खोया। कुछ अगर कहें सर? देखिए, लता जी तो खैर, लता जी ने बहुत सारे मकाम देखे हैं और पूरे दुनिया को सम्मोहित किया है, और उनकी उम्र भी हो चुकी थी, और एक उम्र के बाद कलाकार का कला भी ख़त्म हो जाता है और कहीं ना कहीं शरीर नश्वर है, वो जाता है। लेकिन बपीदा जब गए हैं तो काफ़ी, मैं नहीं कहूँगा कि बपीदा काफ़ी उम्र में गए हैं, बपीदा के पास अभी भी काफ़ी स्पेस था कुछ और क्रिएट करने का, कुछ नया प्रदान करने का, क्योंकि बपीदा जब जिंदा थे और जब काम कर रहे थे तब वो हमेशा कुछ नया लाने की कोशिश करते थे। हिंदी सिनेमा में उन्होंने एक नया चरण शुरू किया था 80s में, जब आपको याद होगा डिस्को का चरण। लेकिन बपीदा सिर्फ डिस्को वाले नहीं थे, लोग उसे डिस्को के रूप में जानते हैं। बपीदा के क्लासिकल म्यूज़िक में भी पारदर्शिता थी, उनके कुछ क्लासिकल कंपोजिशंस हैं बहुत कमाल के हैं, उन्होंने कुछ फोक कंपोजिशंस किए हैं, काफ़ी कमाल के किए हैं। आर डी बर्मन के युग के बाद बपीदा जो थे वो अगले चरण थे हिंदी फिल्म में, और 20 साल तक उन्होंने हमें 2 दशक तक कम से कम उन्होंने हमें खूब एंटरटेन किया। उसके बाद नए कंपोजर्स आए और पुराने का वक्त थोड़ा बहुत पीछे चला जाता है, लेकिन इन सारे कंपोजर्स, मतलब वो जो उस जनरेशन कंपोजर्स थे, उनमें बपीदा ही थे जो एक्टिव थे। भले ही उन्हें फिल्म में म्यूज़िक देने का मौका ना मिले, लेकिन वो प्राइवेट एल्बम्स निकालते थे, वो प्राइवेट शोज़ करते थे, वो पब्लिक शोज़ करते थे, वो जज और मेंटोर की भूमिका निभा रहे थे। और ये उम्र उनकी जाने की नहीं थी, और उनका जाना हिंदी फिल्म म्यूज़िक के लिए नहीं, इंडियन म्यूज़िक के लिए भी एक तरह से एक सेटबैक है। जो मैं कह रहा हूँ कि जैसे आदमी और मैच्योर होता है, उसके अंदर से और कॉम्पोजिशंस निकलते हैं। एक सिंगर के लिए गले की एक लिमिटेशन होती है एक एज के बाद, लेकिन एक कंपोज़र के लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती, क्योंकि ये तो कुदरती है जो कंपोज करना। और बपीदा को हम बहुत 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 मिस करेंगे, और ये इस बात को हमको जानना और मानना ज़रूरी है कि वो सिर्फ डिस्को किंग नहीं थे, उनकी पारदर्शिता कहीं डिस्को से और पॉपुलर म्यूज़िक से कहीं ज़्यादा थी। कोई गाना याद आ रहा है सर उनका? अरे बपीदा के तो गाने चलते चलते जो मेरा फेवरेट गाना हुआ करता था, क्योंकि वो इतना ही संजीदगी से भरा हुआ गाना था, इतना लिरिकल गाना था, इतना पोएटिक और इतना अलग पेस रिदम का गाना था। क्योंकि नॉर्मली बपीदा से लोग एसोसिएट करते हैं उस तरह का गाना, लेकिन इतना बढ़िया वो उसका चलते चलते, उसमें आप खो जाते हैं, रोमानियत में आप पूरी तरह से खो जाते हैं। और उसके बाद वो कुछ क्लासिकल तड़का वो लगाते थे जब पग घुंघरू का, तो आपको याद ही होगा जिस तरह के क्लासिकल को उन्होंने किस तरह से पॉपुलर रिदम के अंदर और लेके गए और वो लगाया उसके अंदर। उसके लिए आपको काबिलियत चाहिए। तो पग घुंघरू, चलते चलते, जहाँ चार यार, ये सारे जो म्यूज़िक है वो हमेशा याद रहेगा। डिस्को डांसर तो सबको पता है, जिमी 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 तो रशिया तक चला गया, यूरोप तक चला गया, लेकिन मुझे ये नंबर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं उनके। जाते जाते जो लोग आपको सुन रहे हैं स्पॉटिफाई से, उन सभी के लिए एक मैसेज। आप लोग खुश रहिए, सेफ रहिए, ज़िंदगी के साथ जुड़ के रहिए, समाज के साथ जुड़ के रहिए, डरिए मत, ज़िंदगी में वापस आइए। फिर से उस समय उस समाज को हमें जागृत करना है जो पहले था,
क्योंकि बहुत हो चुका बंद रहना, बहुत हो चुका डर के रहना, सहमे रहना। हमें फिर से जीना होगा और ज़िंदगी को नए तरीके से, पॉजिटिव तरीके से जीना होगा। क्या जॉर्जा, थैंक यू सो मच हमारे साथ एक ऑथोलॉजी ने, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फ्रॉम योर बैक टू स्मिथी। दारुण दादा।